कहानी की शुरुआत में रायनी नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। वो अपने पति जॉर्जी के साथ में रहती है। सुबह सुबह उठ करके रायनी अपने सामानों को रखने के लिए जाती है। उसी समय उसका बेटा डाल्टन उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे इस घर में अच्छा नहीं लग रहा है। दरअसल इनका पूरा परिवार हाल ही में इस घर में शिफ्ट हुआ है। खैर, इसके बाद रायनी अपने दोनों बच्चों को तैयार करने के लिए चली जाती है क्योंकि इन्हें स्कूल जाना था। कुछ समय के बाद जॉर्जी भी तैयार होकर के अपने कॉलेज में चला जाता है पढ़ाने के लिए। दरअसल वो कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। जब वो चला जाता है तो रायनी भी अपना सारा काम करके पियानो बजाने लगती है। उसी समय उसे बेबी मॉनिटर में एक आवाज सुनाई देता है, इसलिए वो अपने छोटे बच्चे के पास चली जाती है क्योंकि वो रो रहा था। इस घर में आने के बाद रायनी के साथ एक कॉमन बात ये हो रहा है कि उसका छोटा बेबी बार बार रोते रहता है। रात के समय में जॉर्जी वापस घर आ जाता है। घर पर हम डाल्टन को देखते हैं जो सीढ़ियों के पास बैठ करके खेल रहा होता है, लेकिन उसी समय ऊपर का जो दरवाजा था वो अपने आप ही खुलने लगता है। ऊपर एक कमरा था जहाँ पर सारा सामान रखा हुआ था। डाल्टन उस कमरे में चला जाता है और उस कमरे की लाइट को ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। हालांकि जब वो नीचे गिरा तो उसे ज्यादा चोट तो नहीं आती है, लेकिन तभी वो अपने कमरे में बहुत ही अजीब चीज को देखता है जिसे देख करके वो बहुत डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। जिसके बाद उसके माता पिता भाग करके उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि वो सीढ़ियों से नीचे गिरा हुआ था। इसके बाद ये लोग उसे लेकर के उसके कमरे में चले जाते हैं और दोबारा यहाँ आने के लिए मना करते हैं। अब रात के समय में सभी लोग सो जाते हैं और अगले दिन सुबह में फिर से सभी लोग तैयार होकर के अपने अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन डाल्टन अभी तक सो करके उठा नहीं था, इसलिए उसके पिता उसे उठाने के लिए जाते हैं। वो कई बार डाल्टन को बुलाते हैं लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। वे लोग डर जाते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर का कहना था कि वो कोमा में जा चुका है और कब तक वो कोमा में रहेगा ये हमें भी नहीं पता है, क्योंकि उसके शरीर में उसके दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। इसलिए मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिर वो कब तक होश में आएगा। अब इस तरीके से डाल्टन को कोमा में गए हुए लगभग 3 महीने बीत चुके थे। उसके माता पिता उसे डिस्चार्ज करके अपने घर पर लेकर के आते हैं, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं आया था। नर्स उसकी देखभाल करने के लिए समय समय पर आया करती थी। रायनी अपने बेटे को लेकर के बहुत उदास थी। वो जा करके पियानो बजाने लगती है। जब वो पियानो को बजा रही थी उसी समय उसे फिर से बेबी मॉनिटर के अंदर अजीब आवाज सुनाई देता है। दरअसल उसका जो छोटा बेबी है उसके पास जो कुछ भी हो रहा होगा इस बेबी मॉनिटर में सुनाई देगा। अब उसके बेबी के पास कोई बोल रहा था कि ये चीज मुझे दे दो, मुझे दे दो। इस चीज को सुनने के बाद रायनी बहुत ज्यादा डर जाती है और भाग करके अपने बेबी के पास जाती है। उसका बेबी काफी जोर जोर से रो रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो चारों तरफ चेक कर लेती है, लेकिन उसे कमरे में कोई भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो इस बात के लिए कंफर्म थी कि उसे किसी की आवाज जरूर सुनाई दिया था। खैर, अब रात में वो अपने छोटे बेटे फोस्टर को सुलाने के लिए चली जाती है। तब उसका छोटा बेटा अपनी माँ से कहता है कि मुझे अकेले नहीं सोना है, मुझे बहुत डर लगता है। वो ये भी कहता है कि रात के समय में डाल्टन उठ करके चलता है और उसे देख करके मुझे बहुत डर लगता है। इसे सुन करके रायनी को उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि सारा दिन जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ वो जॉर्जी को जा करके बताती है, लेकिन जॉर्जी कहता है कि अभी ये नया घर है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक उसी समय इन लोगों को दरवाजे के पास किसी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल दरवाजे के पास आकर के कोई पीट रहा था, इसीलिए जॉर्जी जाकर के चेक करता है, लेकिन उसे दरवाजे के पास कोई भी नहीं दिखाई देता है। ठीक उसी समय रायनी का जो बेबी था वो भी रोने लगता है, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उसके कमरे में देखती है कि कोई था जो उसके बेबी के पास खड़ा था। वो जैसे ही जॉर्जी को बुलाती है तो वो इंसान इस कमरे से गायब हो गया था। हालांकि रायनी बार बार कह रही थी कि वो यहीं पर खड़ा था, मैंने उसे यहीं पर देखा। जॉर्जी फिर से दरवाजे के पास भाग करके आता है तो देखता है कि किसी ने दरवाजे को पूरी तरीके से खोल रखा है। वो जा करके नीचे के सारे कमरों को चेक करता है, लेकिन उसे कमरों में कोई भी नहीं दिखाई देता है। इसी वजह से वो दरवाजे को बंद करके दोबारा सोने के लिए चला जाता है। अब अगले दिन सुबह में बच्चों को पढ़ा लेने के बाद जॉर्जी अपनी बीवी के पास कॉल करता है। वो अपनी बीवी को बताता है कि आज रात वो घर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे टेस्ट का कुछ पेपर चेक करना है। इधर रायनी डाल्टन के बेड को ठीक कर रही थी। उसी समय उसे बेड के कपड़ों के ऊपर किसी के पंजों का निशान दिखाई देता है और यह पंजा इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। यह देखने के बाद रायनी फौरन जॉर्जी के पास कॉल करती है और उसे घर आने के लिए कहती है। जॉर्जी रात के समय में ही घर वापस आ जाता है और वो रायनी को बताता है कि टेस्ट के कुछ पेपर चेक करना है। इसी वजह से कुछ दिनों से मैं दिन रात काम कर रहा हूँ और इससे मैं कुछ ज्यादा पैसे भी कमा लूंगा। रायनी उसे बताती है कि इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है और रात के समय में मैं अकेले इस घर में तो बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। बेड पर लगे पंजों के
बारे में वो जॉर्जी को भी दिखाती है। अब रात के समय में जॉर्जी नीचे ही सो गया था और सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन एक बुरे सपने की वजह से रायनी की आंख खुल जाती है। इसके बाद वो उठ करके बेड पर बैठी हुई थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रहा था। ठीक उसी समय वो देखती है कि घर के बाहर कोई है जो टहल रहा था। उसी समय वो अंदर आ जाता है और वो रायनी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। रायनी की चिल्लाने की आवाज जॉर्जी सुनता है और भाग करके उसके पास जाता है। कमरे में जा करके वो देखता है कि रायनी रो रही थी, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। रायनी रोते हुए कहती है कि अब मैं ज्यादा देर इस घर में नहीं रह सकती हूँ। जॉर्जी उसकी बातों को मान करके अगले ही दिन ये लोग नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ हम जॉर्जी की मॉम कैली को देखते हैं जो इनकी हेल्प करने के लिए आई थी ताकि ये लोग सामान को पैक कर सकें। नए घर में शिफ्ट हो जाने के बाद रायनी रोजाना की तरह अपना काम कर रही थी। वो घर के कूड़े को निकालती है और उसे बाहर फेंकने के लिए चली जाती है। तभी वो घर के बाहर से खिड़कियों में से देखती है कि घर के अंदर कोई बच्चा था जो डांस कर रहा था, लेकिन जब वो घर के अंदर आती है तो वो बच्चा वहाँ से गायब हो चुका था। उसी समय कोई पीछे से दरवाजे को भी बंद कर देता है और तभी फिर से रायनी को उस बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो उस बच्चे को अपनी आंखों से देख रही थी। वो उसे ढूंढने के लिए जैसे ही कबर्ड को खोलती है तभी उसमें से बच्चा बाहर निकलता है और यहाँ से भाग जाता है। यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख करके रायनी बहुत डरी हुई थी और वो जॉर्जी और उसकी मोम को बताती है कि वो जो कुछ भी है वो हमारे साथ इस घर में भी आ चुका है। तभी कैली कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, आज रात को मैंने एक सपना देखा। वो था तो एक सपना, लेकिन वो बिल्कुल असली लग रहा था। मैंने सपने में देखा कि रात के समय में मैं इसी घर में आई थी और जब मैं डॉल्टन के कमरे में गई तो वहाँ कोने में कोई अजीब चीज खड़ी थी। मैंने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है और वो यहाँ पर क्यों आया है। तब वो अपने हाथों से डॉल्टन की तरफ इशारा कर रहा था, मतलब कि यही है कि वो जो भी है वो डॉल्टन के खातिर ही यहाँ पर आए हैं। उसी समय कैली जॉर्जी के पीछे एक साया देखती है जिसे देख करके वो फिर से बहुत डर जाती है। उसी समय इन सभी लोगों को डॉल्टन के कमरे से बहुत ही अजीब आवाजें सुनाई देने लगता है, जिसके बाद ये सभी लोग भाग करके उसके कमरे में जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। किसी ने जानबूझकर के ये सब कुछ अपने हाथों से किया था। डॉल्टन नीचे गिरा हुआ था लेकिन वो बिल्कुल ठीक ठाक था। तभी कैली कहती है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है। अब जॉर्जी की मंजूरी लेकर के ये लोग स्टीव और टकर नाम करके दो इंसान को बुलाते हैं। इन लोगों ने अपने साथ बहुत सारे सामान को भी लेकर के आया था जिसे ये लोग बाहर निकालते हैं और घर के चारों तरफ रख देते हैं। कुछ समय के बाद इनकी जो मैम थी अमेंडा, ये लोग उसे बुलाते हैं। अमेंडा असल जीवन में उन चीजों को देख सकती है जो कोई भी नहीं देख सकता है। वो स्टीव को अपने हाथों में एक पेंसिल और एक व्हाइट पेज लेने के लिए कहती है। इन चीजों को लेने के बाद ये लोग डॉल्टन के कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद अमेंडा जैसे ही ऊपर देखती है तो उसे ऊपर कोई दिखाई देता है। वो जिस चीज को ऊपर देख रही थी वो सारी चीज स्टीव को बताती है और स्टीव उसे ड्रॉ करने लगता है। दरअसल वो चीज ठीक पंखे के ऊपर बैठी हुई थी और अमेंडा उसे देख रही थी। यह देख करके रानी डर जाती है और कहती है कि आखिर वो चीज क्या है, मुझे भी दिखाओ। जब वो ड्राइंग को देखती है तो उसके अंदर एक डीमन बना हुआ था। रानी जा करके लाइट को ऑन करती है लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। दरअसल वही डीमन था जो 24 घंटे डॉल्टन के ऊपर निगरानी रख रहा था। इसके बाद अमेंडा इन लोगों को सारी बात बताती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो इन लोगों को बताती है कि बहुत ही कम लोगों के अंदर ये खूबी होती है कि वो अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर सकते हैं। डॉल्टन के अंदर ये खूबी है और वो बचपन से ही सपनों में अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग करके घूमता रहता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अब उसकी जो आत्मा है कहीं दूर जा चुकी है और खो चुकी है। इसी वजह से वो अभी तक कोमा में पड़ा हुआ है क्योंकि उसका शरीर यहाँ पर है, उसकी आत्मा उसके शरीर में नहीं है। जिस दुनिया में उसकी आत्मा जा चुकी है वहाँ पर इंसानों का कोई काम नहीं है, वहाँ पर भूत प्रेत और दीमन रहते हैं। उन्हीं में से एक दीमन ने उसकी आत्मा को पकड़ लिया है और अब उसके शरीर को हासिल करना चाहता है। वे दीमन ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें एक नया जीवन दान मिल सके। लेकिन इस समय जो दीमन उसके शरीर को हासिल करना चाहता है वो बहुत ही बुरा दीमन है। वो उसके शरीर को हासिल करने के बाद लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। दीमन चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इंसान का शरीर हासिल करने के लिए उन्हें समय और इंतजार करना पड़ता है। डॉल्टन की आत्मा जितनी दूर जाएगी उसका शरीर उतना कमजोर हो जाएगा और इसके बाद दीमन को उसका शरीर हासिल करने में बहुत ही आसानी होगी। जॉर्जी को अभी भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसका बेटा जिंदा हो जाएगा, वो कोमा में जा चुका है। वो अपने बेटे के सभी ड्राइंग को
को देखता है जो रात में उठ करके वो बनाता था। अपनी ड्राइंग में उसने एक लाल दरवाजे को भी बना रखा था। इन ड्राइंग को देखने के बाद जॉर्जी रोने लगता है क्योंकि वो अपने बेटे को दोबारा जिंदा करना चाहता है। इसलिए वो अमेंडा को परमिशन दे देता है कि वो कुछ भी करे, बस उसके बेटे को जिंदा कर दे। अब इसके बाद अमेंडा अपनी पूरी कोशिश करके उस दुनिया में जाने वाली थी और डोल्टन की आत्मा से बात करके उसे यहाँ पर लाने वाली थी। वो उसे रास्ता बताने के लिए जा रही थी ताकि वो रास्ते के जरिए डोल्टन को दोबारा उसके शरीर में ला सके। स्टीव भी अपने कान में एक हेडफोन लगाता है ताकि वो डोल्टन की सारी बातों को सुन सके, क्योंकि अमेंडा की आवाज उस दुनिया में से बहुत ही धीमी आएगी। काफी कोशिशों के बाद अमेंडा को डोल्टन की आत्मा मिल जाती है और वो उससे बात कर रही थी। अमेंडा डोल्टन को अपने पीछे आने के लिए कहती है, लेकिन डोल्टन कहता है कि वो यहाँ से नहीं आ सकता है क्योंकि उसे किसी ने कैद करके रखा है। उसके पैरों में जंजीर बांध करके रखा गया है। उसका शरीर बहुत ही बुरा है और उसका मुंह आग की तरह जलते रहता है। वो मुझे यहाँ से बिल्कुल भी आने नहीं दे रहा है, लेकिन मैं वापस घर आना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करो। मैं यहाँ पर और ज्यादा देर नहीं रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो। ठीक उसी समय डोल्टन का शरीर इनके पास आकर के खड़ा हो जाता है। उसका शरीर होशो हवास में नहीं था, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से इन लोगों के ऊपर हमला कर रहा था। जो आत्मा उस दुनिया में थी वो इस दुनिया में आने की पूरी कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि ये सभी शैतान आकर के रानी के ऊपर हमला करते हैं और उसे मारने की कोशिश भी करते हैं। ठीक उसी समय अमेंडा अपने होश में आ जाती है और डोल्टन को पकड़ करके उस आत्मा को उससे दूर जाने के लिए बोल रही थी। कुछ समय के बाद सभी आत्माएं यहाँ से चली जाती हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जब ये लोग कैमरा को चेक कर रहे थे तो इन्हें कैमरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि ये लोग एक वीडियो में देखते हैं कि जिस समय डोल्टन इन लोगों के ऊपर हमला कर रहा था उस समय उसके पीछे एक डीमन था। कुछ समय के बाद अमेंडा जॉर्जी की माँ कैली को भी यहाँ पर बुला लेती है। उसने कैली को यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि वो जॉर्जी को एक सच्चाई के बारे में बता सके। इसके बाद कैली जॉर्जी से कहती है कि डोल्टन को ये ताकत गिफ्ट में मिला है और उसे ये ताकत गिफ्ट में तुमने ही दिया है। यह सुन करके जॉर्जी बहुत हैरान था। तब कैली बताती है कि जब तुम छोटे थे तो बचपन में तुम्हें भी बहुत अजीब चीजें दिखाई देती थी जिनसे तुम बहुत डरते थे और तुम मुझसे एक बुढ़िया की बार बार जिक्र करते थे। मैंने तुम्हारे जितने भी फोटोज को क्लिक किया है वो शैतान बुढ़िया हर फोटो में तुम्हारे साथ में आई है और हर एक फोटो के साथ वो बुढ़िया तुम्हारे बहुत करीब आ रही थी। इन सब की वजह से ही मैंने अमेंडा से बात की और उसने फोटो को लेने से मना कर दिया। इसके बाद से मैंने तुम्हारी कोई भी फोटो नहीं क्लिक की। इन सब के बारे में जॉर्जी को बिल्कुल भी नहीं पता था क्योंकि वो इन सब को भूल चुका था। तभी अमेंडा कहती है कि तुम्हारे अंदर अभी भी वो ताकत है, तुम उसका इस्तेमाल करके अपने बेटे को दोबारा उसके घर तक ला सकते हो। अब परिणाम चाहे कुछ भी हो, जॉर्जी अपने बेटे को बचाने के लिए तैयार हो चुका था। वो अपनी आंखों को बंद करके अपने आप को शांत करके मन की गहराई में जाने की कोशिश करता है। कुछ समय के बाद वो अपनी आंखों को खोलता है और कुर्सी से उठ जाता है, लेकिन मुड़ करके जब वो दोबारा अपने शरीर को देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है और अब इस तरीके से उसे यकीन होने लगा था कि सब कुछ सच है। अमेंडा कहती है कि तुम मेरी आवाज को अपना गाइड मानना, मेरी आवाज के पीछे पीछे ही आ जाना। इसके बाद जॉर्जी जाकर के एक लाइटर लेता है और घर के बाहर की तरफ चला जाता है जहाँ बहुत अंधेरा था। काफी दूर तक जाने के बाद वो अपने पुराने घर तक पहुँच जाता है। दरवाजा खोलने के बाद वो घर के अंदर जाता है जहाँ पर उसे कुछ लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये लोग इस दुनिया में थे, यानी कि एक प्रकार से ये लोग आत्माएं थी। लेकिन कुछ समय के बाद यही आत्माएं उठ करके जॉर्जी के सामने आ जाती हैं जिससे वो बहुत डर जाता है। वो डर करके ऊपर की तरफ भागने लगता है। ऊपर जाते ही उसे लाल दरवाजा दिखाई देता है जिसे डोल्टन ने अपने ड्राइंग में भी बनाया था। उसी समय जॉर्जी को रोकने के लिए यहाँ पर एक शैतान आ जाता है और जॉर्जी के ऊपर हमला कर देता है। अमेंडा कहती है कि उससे तुम लड़ो, वो सच नहीं है, उसे बस तुम दूर भगा दो। इसके बाद जॉर्जी उस शैतान से लड़ता है और उसे अपने से बहुत दूर फेंक देता है। लाल दरवाजे को खोलने के बाद जॉर्जी उस कमरे के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एक जगह पर डोल्टन की आत्मा बैठ करके रो रही थी। ये दोनों ही एक दूसरे से मिल करके बहुत खुश थे। डोल्टन के पैर में लगे हुए जंजीर को जॉर्जी खोलने लगता है, लेकिन तभी वो डीमन जिसने डोल्टन को पकड़ करके रखा हुआ था वो इन दोनों को देख लेता है। जब तक वो यहाँ पर आता उससे पहले ही डोल्टन अपने बेटे को लेकर के वहाँ से भाग चुका था। अपने बेटे को लेने के बाद वो घर से बाहर आ जाता है। इधर सभी लोगों को ये मालूम चल जाता है कि उसने डोल्टन को हासिल कर लिया है, लेकिन ठीक उसी समय कोई शैतान पावर को ऑफ कर देता है। अब इधर जॉर्जी डोल्टन के साथ ढेर सारी आत्माओं के बीच में फंसा हुआ था। सभी आत्माओं की आवाज की वजह से वो अमेंडा की आवाज को नहीं सुन पा रहा था। अब एक एक करके सभी आत्माएं असल दुनिया में आने लगी थी, इसीलिए रानी चिल्ला चिल्ला करके जॉर्जी को अपने पास बुलाने लगती है। उसकी आवाज का पीछा करते हुए ये दोनों अपने घर तक पहुंच जाते हैं। जॉर्जी अपने बेटे को घर के अंदर
भेज देता है क्योंकि उसके सामने वो बूढ़ी औरत खड़ी थी जो बचपन में जॉर्जी को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। तभी जॉर्जी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, तुम मुझसे दूर चली जाओ। इसके बाद वो बूढ़ी औरत दूर चली जाती है और इधर जो डोल्टन था वो अपने शरीर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो डीमन दोबारा उसकी आत्मा के पास आकर के उसकी आत्मा को पकड़ने लगता है। ठीक उसी समय जॉर्जी अपने शरीर के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से इस दुनिया में जो आत्माएं आई थी वो यहाँ से चली जाती हैं और अब जॉर्जी भी अपने शरीर में आसानी से वापस आ जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस तरीके से जॉर्जी बिल्कुल ठीक हो चुका था और अपनी माँ के साथ में बहुत खुश था। इधर अमेंडा भी अपने सारे सामान को रख करके यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी वो जॉर्जी के हाथों को देखती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। इसलिए वो कैमरे को उठा करके जॉर्जी की एक फोटो क्लिक कर देती है। जैसे ही वो फोटो को क्लिक करती है तो जॉर्जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अमेंडा को मारने लगता है। कुछ समय के बाद जब यहाँ पर रायनी आती है तो हमें मालूम चलता है कि जॉर्जी ने अमेंडा के गले को दबा करके उसे जान से मार दिया है और उसको मारने के बाद वो यहाँ से भाग चुका है। इसके बाद रायनी कैमरे को उठाती है और जॉर्जी की फोटो को देखती है और इसके बाद हमें मालूम चलता है कि जॉर्जी के शरीर पर उस बूढ़ी औरत का कब्जा हो चुका है।